Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's daily news analysis, where we are going to look at the important news headlines from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. So, class, as you may know, that usually it is Rajesh sir who take class on the Fridays, but since he is not available today, I will be taking the session for today. Tomorrow onwards, he'll again would be taking on your daily news analysis. So, let's start with the headlines for today. So, I found a really interesting advertisement. बहुत ही अच्छा एक एडवर्टीजमेंट मिला मुझे which is being given by the Election Commission of India. Here you see there is one comic character, very famous comic character known as Chacha Chaudhary. So as you may know, to increase voter awareness, these voter awareness, Election Commission of India ने चाचा चौधरी को अपना एम्बेसडर अपॉइंट किया था लास्ट ईयर, नॉट दिस ईयर, लास्ट ईयर ऑल्सो. So he is EA ambassador for education, for voter education. एंड लास्ट ईयर भी एक कॉमिक आई थी, तो चाचा चौधरी एंड उस कॉमिक का नाम भी जान लेते हैं. चाचा चौधरी और चुनावी दंगल, चुनावी. तो इस नाम से आपकी एक कॉमिक्स भी है. इसके बाद आपको समझना पड़ेगा कि ये मेन इनिशिएटिव किसका था. ये सो ये वाला जो इनिशिएटिव है, इट इज द इनिशिएटिव ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड प्राण कॉमिक्स. तो जो कंपनी का नाम है जिसने ये कॉमिक्स निकाली थी, उसका नाम है प्राण कॉमिक्स. एंड ये सब ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसके अंडर में करता है, तो उसका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है नोन है स्वीप. स्वीप का फुल फॉर्म लिख लीजिए, सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन, वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन. और ये क्या है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम. फ्लैगशिप मतलब मेन प्रोग्राम फॉर वोटर एजुकेशन. इसी के अंदर जो भी इनको कोई भी वोटर अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम करने होते हैं, तो वो इसी के अंदर किए जाते हैं. एंड अगर आप इस एडवर्टीजमेंट को ढंग से पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड आउट यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है जो आप हर जगह जहां भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे ऐड होगा तो वहां पे भी होगा. तो चुनाव का पर्व एंड देश का घर, इट इज एक्चुअली द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैंपेन, कैंपेन टैगलाइन फॉर 2024. तो आप देख सकते हैं कि आपके एग्जाम के लिए जो डायरेक्टली जो एमसीक्यूज बनते हैं, उसके क्वेश्चंस आपको कई बार एडवर्टाइजमेंट में मिल सकते हैं, लाइक चुनाव का. तो रिमेंबर दिस ऑल्सो कि ये आपकी टैगलाइन है जो 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, उसके लिए. आई होप ऑल ऑफ यू एज इन्फॉर्म वोटर यू आर अवेयर कि जो वोटिंग एज है इंडिया में, इट इज 20, सॉरी नॉट 20, इट इज 18 ईयर्स. इट इज 18 ईयर्स. अर्लियर इट वाज 21 ईयर्स. और जो चेंज हुई थी आपके 1989 के इलेक्शंस. तो 1988 के अंदर आपका 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1988, जिसमें जो वोटिंग एज है इट वाज चेंज फ्रॉम 21 टू 18 इयर्स. सो राइट नाउ यू अंडरस्टैंड दैट इट इज 18 इयर्स. एंड इसके अलावा ये प्रोग्राम लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, और ये लॉन्च हुआ था नेशनल वोटर्स डे पे, नेशनल वोटर्स डे पे. सो आई होप यू नो दिस कि हम हर साल से 25th जनवरी को बनाते हैं, विच वॉज द डे ऑन विच ईसीआई वॉज क्रिएटेड. ईसीआई जिस दिन स्टार्ट हुआ था अपना फंक्शनिंग करना, दैट वाज द डेट ऑफ 25th जनवरी. और नेशनल वोटर्स डे जो अपन सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये स्टार्ट किया था अपन ने 2011 से, विच मीन्स जो अभी का है दैट इज द 14th नेशनल वोटर्स डे, 25th जनवरी का. ओके, सो अभी जो 2024 का है, इट इज जो जनवरी में अभी गया 25 जनवरी, इट वाज द 14th नेशनल वोटर्स डे celebrated on 25th January on the occasion of the finding or the creation of the Election Commission of India. इस डेट से स्टार्ट हुआ था. तो आपको कई 4-5 पॉइंट्स मिल चुके हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मिल चुके हैं रिगार्डिंग योर अपकमिंग एग्जाम. मूव ऑन करते हैं अपन, अब नेक्स्ट न्यूज के ऊपर आते हैं. एक और पॉलिटिक्स से रिलेटेड, बिकॉज आज के टाइम में तो वैसे भी सारी न्यूज मेजरली पॉलिटिक्स से आती हैं. सो अभी हरियाणा के अंदर जेजेपी और आईएनएलडी जो दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने फ्लोर टेस्ट मांगा है कि बीजेपी के पास गवर्नमेंट की मेजोरिटी नहीं है. सो फ्लोर टेस्ट, या जिसे अपन ट्रस्ट वोट भी कहते हैं, तो अपन ये समझेंगे
कि क्या होता है और एक बार का यहाँ पे बीजेपी का हुआ क्या है वो है। इफ यू नो कि हरियाणा जो आपकी एक वेरी, इट्स कंसिडर स्मॉल स्टेट, लैंड एरिया के हिसाब से बहुत स्मॉल स्टेट है, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। और इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत हाई है, बिकॉज जो दिल्ली के आसपास की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, तब वो स्प्रेड होना स्टार्ट करी, तो हरियाणा इज वॉज वन मेजर स्टेट जहाँ भी हुआ। ऑल्सो हरियाणा अभी से नहीं पहले से भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन 1970s में आया था, पंजाब एंड हरियाणा वर द फर्स्ट टू स्टेट्स जिसके अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया। तो अब हरियाणा का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। और देयर आर 90 सीट्स। उस सीट्स के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, विधानसभा के अंदर 90 सीट्स है। यानी कि इसका हाफ वे मार्क मेजोरिटी क्या हो जाएगा, 45 प्लस, यानी कि अगर आपके 46 सीट्स हैं तो आपकी मेजोरिटी है। अभी प्रेजेंटली क्या है, अभी प्रेजेंटली उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली में 90 नहीं 88 मेंबर्स हैं। टू सीट्स आर वेकेंट, टू सीट्स आर वेकेंट देयर। एक तो है मनोहर लाल खट्टर की, जो उनके पहले चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने जब रिजाइन करा तो एक सीट तो उनकी अभी वेकेंट चल रही है। एंड प्रेजेंटली यू नो जो सीएम है इज नायाब सिंह सैनी। नायाब सिंह सैनी इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर। तो एक सीट उनकी वेकेंट है। और एक ऐसे एक इंडिपेंडेंट मेंबर था जिसने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया। तो आई होप यू नो कि कोई इंडिपेंडेंट मेंबर आफ्टर विनिंग इन इलेक्शन कैन नॉट ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी, अदरवाइज ही इज डिस्क्वालिफाइड अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो अपन एंटी डिफेक्शन लॉ जिनको नहीं पता अपन बाद में पढ़ेंगे जब, और अभी उसका फुल डिस्कशन होगा। बट एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहते हैं कि आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी में डिफेक्ट नहीं कर सकते। तो सिमिलरली जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता है वो भी कोई और पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर विनिंग एन इलेक्शन ज्वाइन नहीं कर सकता। मींस कि दो सीट्स वेकेंट हो गई, इट मींस इफेक्टिव स्ट्रेंथ जो है हाउस की वो 88 हो गई। यानी कि अभी प्रेजेंटली हाफ में मार्क क्या हो 44, एंड मेजोरिटी क्या होगी, मेजोरिटी मार्क इज 40। और अगर आप अभी देखेंगे तो बीजेपी और उसके जो कोalition एलाइज हैं उनके पास है 43 सीट्स। तो आपकी कांग्रेस है, कांग्रेस और उसके एलाइज हैं उनके पास है 34 सीट। उसके अलावा जो अभी आप इनकी फोटो देख पा रहे हैं, ये दुष्यंत चौटाला और इनकी अलग से पार्टी जेजेपी पार्टी, उनके पास थी लास्ट इलेक्शंस के अंदर 10 सीट्स। इसके अलावा एक इंडियन नेशनल लोक दल करके पार्टी है जो इन्हीं भाई बच्चों की ही पार्टी है जेजेपी की, उसके पास थी एक सीट। तो अभी आप प्रेजेंटली देख सकते हैं कि, और अभी गवर्नमेंट जिसकी अभी गवर्नमेंट है बीजेपी, बीजेपी की गवर्नमेंट है उसके अंदर में, बट यू कैन सी कि इसकी जो मेजोरिटी है प्रेजेंटली, इट इज बिलो मेजोरिटी, बिलो मेजोरिटी। में अगर ये तीन पार्टी साथ में आ जाएं तो यू विल सी कि इनके पास मेजोरिटी आ रही। तो ये हुआ कैसे, तो बीजेपी को पहले तीन और इंडिपेंडेंट जो आपके एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनका सपोर्ट था, तो 46 थी विच वाज अबव द मेजोरिटी मार्क। बट अब वो तीन लोगों ने अपना उसमें से जो गवर्नमेंट को सपोर्ट था, आउटसाइड सपोर्ट था, उसको हटा दिया, बिकॉज ऑफ विच जो बीजेपी है अब इट हैज कम डाउन बिलो द हाफ वे मार्क, यानी कि अब इसके पास मेजोरिटी। तो यूजुअली क्या होता है कि अगर आपको गवर्नमेंट फॉर्म करनी है, अगर आपको गवर्नमेंट फॉर्म करनी है तो आपकी, अगर आप पार्लियामेंट में हैं तो लोकसभा के अंदर, और अगर आप स्टेट लेवल पे हैं तो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर आपकी मेजोरिटी, आपकी मेजोरिटी होनी चाहिए। अब मेजोरिटी कैसे पता होती है, तो मेजोरिटी को पता करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक ही तरीका होता है जिसको अपन बोलते हैं फ्लोर टेस्ट, फ्लोर टेस्ट या फिर ट्रस्ट। फ्लोर टेस्ट का मतलब क्या होता है, इसका कुछ फ्लोर से लेना देना नहीं है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली की फ्लोर है या लेजिस्लेटिव की जमीन पे आके आपको डिसाइड करना पड़ेगा, वहां पे आपको वोट करके डिसाइड करना पड़ेगा कि मेजोरिटी किस पर्सन के पास। तो एक ऐसा एक केस है, बहुत ही फेमस केस है, एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1994 का केस है। और एक्चुअल में क्या होता था पहले कि जब भी अ, जैसे शुरुआत में जब आपकी इंडिपेंडेंस के बाद में आपके सेंटर पे भी कांग्रेस पार्टी होती थी, और स्टेट लेवल पे जो आपकी पार्टीज होती थी स्टेट की, लाइक आपकी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु एक्सेट्रा, सब जगह वहां पर भी कांग्रेस की पार्टी, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन चलता था। फिर धीरे धीरे जब बहुत सारी रीजनल पार्टीज आनी स्टार्ट हुई और अपोजिशन पार्टीज आनी स्टार्ट हुई, तो एक नया ट्रेंड आया कि सेंटर पे एक पार्टी है और स्टेट लेवल पे अलग अलग पार्टीज है। तो उस वजह से क्या होने लगा कि सेंटर और स्टेट के बीच में फाइट होनी स्टार्ट हुई।
और पॉलिटिक्स के अंदर सब पॉलिटिशियंस की आदत होती है, या दे वांट, दे शुड हैव फुल पावर, उनके पास हर जगह एब्सोल्यूट मेजोरिटी होनी चाहिए, सेंटर में भी उनके पास पावर होनी चाहिए और स्टेट में। एक ट्रेंड क्या डेवलप होने लगा कि सेंटर में जैसे ही कोई गवर्नमेंट आती थी बहुत अच्छी मेजोरिटी के साथ, तो स्टेट लेवल पे या स्टेट गवर्नमेंट की जो पार्टी या स्टेट गवर्नमेंट होती थी उसको डिसमिस करना स्टार्ट कर देती थी। तो अपन कहते हैं ना कि सरकार गिरा दी गई। तो कुछ भी साम दाम दंड भेद कर तो सरकार को गिरा दिया करते थे। तो ऐसा बहुत ज्यादा होता था और अनस्टेबल गवर्नमेंट होना स्टार्ट हो गया। उसकी वजह से बार बार सुप्रीम कोर्ट में केस आते थे। तो एसआर बोमई एक ऐसा केस है। एसआर बोमई वॉज अर्लियर द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक। उनका ये केस है। उस केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अगर अगर किसी गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है, या यूजली गवर्नर की ड्यूटी होती है स्टेट लेवल पे ये डिटरमाइन करना कि क्या किसी गवर्नमेंट की मेजोरिटी है या नहीं। गवर्नर किसी भी गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकता है अनलेस अनलेस फ्लोर टेस्ट के अंदर, अनलेस फ्लोर टेस्ट या लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ये डिसाइड ना हो कि मेजोरिटी। फ्लोर टेस्ट टू डिसाइड मेजोरिटी। तो फ्लोर टेस्ट कैसे होता है? अगर आपने सुना हो कि किसी के पास बहुमत की सरकार है या किसी के पास उसका ट्रस्ट है या नहीं है, कि हम कैसे पता करते हैं? तो उसके लिए हम करवाते हैं कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस मोशन। आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन सुना होगा। तो किसी अगर अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के या पार्लियामेंट का सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हम नो कॉन्फिडेंस कराते हैं। और किसी को अगर अपनी प्रूव करना है कि नहीं जी हमारे पास आज भी मेजोरिटी है, ये जो लोग हैं, जो पार्लियामेंट है या लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी आज भी गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करती है, तो हम कॉन्फिडेंस मोशन करवाते हैं। और ये कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर आपकी वोटिंग होती है, वोटिंग होती है। एंड इसके बेसिस पे डिसाइड होता है वेदर गवर्नमेंट हैज मेजोरिटी। अगर आप पुराने स्टूडेंट्स, आप लास्ट ईयर भी न्यूज को फॉलो कर रहे थे, तो आप या अभी भी न्यूज फॉलो कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के दो पार्ट होते हैं। तो एक क्वेश्चन था रियल शिवसेना कौन सी है, और वहां पर भी फ्लोर टेस्ट का क्वेश्चन आया था। तो फिर से सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष देसाई वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ये केस है 2023 का। आपको केस नेम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उस केस के अंदर फिर से ये वाली बात कही थी कि अगर ऐसा हो तो फ्लोर टेस्ट के हिसाब से ही हो। इसके अलावा एक और चीज जो आप समझ सकते हैं वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फ्लोर टेस्ट की पावर किसके पास होती है या कौन कॉल करता है। तो अगर आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट सेशन में है, कि सेशन चल रहा है, तो स्पीकर फ्लोर टेस्ट के लिए कॉल करता है। स्पीकर आस्क फॉर फॉर अ कॉन्फिडेंस वोट। वो आएगा और बोलेगा यस फ्लोर टेस्ट प्रूव करिए। और अगर सेशन नहीं है, नॉट इन सेशन, अभी कोई भी विधानसभा के अंदर कोई सेशन नहीं चल रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो उस केस में स्टेट लेवल पे गवर्नर और सेंटर लेवल पे प्रेसिडेंट कॉल करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 163, 174 ये आर्टिकल्स हैं जिसके अंदर गवर्नर जो होता है वो ही उसको समन करता है या प्रोरोग करता है या डिसॉल्व करता है। ये सारी पावर गवर्नर के पास। तो गवर्नर का ही मेन ड्यूटी है, प्रेसिडेंट और गवर्नर की मेन ड्यूटी है कि वो हमेशा मेक श्योर करें कि जो गवर्नमेंट है जब सेशन में नहीं है, जो गवर्नमेंट है उसके पास हमेशा मेजोरिटी। अगर गवर्नर को ऐसा लगता है कि इस गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है, तो वो ना तो उसको रिजाइन करने के लिए बोल सकता है, ना ही वो उसको किसी और को प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बना सकता है। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर आपका गवर्नर बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर किसी आपको गवर्नर को ये भी लगता है कि गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है, तो भी उसे फ्लोर टेस्ट बुलाकर ही डिसाइड करना पड़ेगा। ये इस पर्टिकुलर केस पर बोला गया। तो दिस इज दिस पर्टिकुलर केस। अपन फिर से मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट न्यूज हेडलाइन पे। सुप्रीम कोर्ट स्टॉप्स ग्रांटिंग ऑफ फ्रेश माइनिंग लीजेस रिन्यूअल्स इन अरावलीज। अभी अभी आई होप यू नो अरावली रेंजेस जो राजस्थान के अंदर है, और वहां पे एक सुप्रीम कोर्ट का एक नया नया ऑर्डर आया है। एंड उस ऑर्डर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि जितने भी अरावली रेंजेस के यानी अरावली के जो पहाड़ हैं उसके अंदर माइनिंग माइनिंग अलाउ नहीं होती। तो माइनिंग लीजेस क्या होती है? तो ऐसा नहीं होता है कि आप माइन को खरीद सकते हो या आप किसी पहाड़ को खरीदो। आपको गवर्नमेंट लीज पे मिलती है। लीज पे क्या मिलता है आपको? कि उसको यूज करने का या उसके अंदर से मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने का राइट मिलता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है
कि अब अरावली रेंजेस के अंदर आपको कोई भी नई फ्रेश माइनिंग लीज नहीं मिलेगी, और जो पुरानी लीजें चल भी रही हैं जो हर साल उनको रिन्यूअल्स होते हैं, उनका रिन्यूअल भी नहीं होगा। और ये किस बेसिस पे करा है? इट हैज बीन डन ऑन द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एक आपकी एजेंसी है जिसकी रिपोर्ट पे करा है। तो एफएसआई या फॉरेस्ट सर्विस ऑफ इंडिया के बारे में थोड़े से फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। पहला तो ये स्टार्ट हुई थी इन द ईयर 1981, तो इसका इनॉग्रल ईयर इज 1981। सेकेंड इज कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर इज इन देहरादून। देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। इसका मेन जॉब क्या है? इसका काम है फॉरेस्ट का सर्वे करना। और इसका सर्वे करना, और कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कुछ काम हो, जो भी रिसर्च से रिलेटेड स्टडीज का काम है, सर्वेस का काम है, सारा का सारा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। एक ये पूरे हर 2 साल में सारे फॉरेस्ट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट प्रिपेयर करती है, जिसको हम बोलते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट। बहुत ही इसकी फेमस बुक है, तो जिसके अंदर आपको पता पड़ता है कि इंडिया के अंदर फॉरेस्ट एरिया कितना है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो आपकी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, जो अपनी फॉरेस्ट पॉलिसी है, उसके हिसाब से कितना परसेंट एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया का कितना परसेंट एरिया ऑफ इंडिया शुड बी फॉरेस्ट, शुड भी कितना होना चाहिए। अगर आप ये भी बता सकें कितना है प्रेजेंटली एज पर योर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, तो वो भी बहुत अच्छा होगा। बट आपको बताना है कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से कितना परसेंट इंडिया का एरिया फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। सो प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर अगर आपको नहीं पता है, बट ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर, डू योर ओन रिसर्च एंड फाइंड आउट कि कितना परसेंट एरिया फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, कितने परसेंट एरिया के अंदर फॉरेस्ट होनी चाहिए इंडिया के। ओके। एंड इसके डायरेक्टर जनरल इज योर अनूप सिंह इज डायरेक्टर जनरल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को लेकर। अब अपन थोड़ा सा अरावलीज के बारे में पढ़ लेते हैं, बिकॉज इट इज एन इम्पॉर्टेंट हिल। अरावली हिल रेंज से पहले ये माउंटेन्स होते थे किसी टाइम पे। तो इनकी लेंथ इज अराउंड 670 किलोमीटर की लेंथ है। और ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो होता है उसके अंदर में इसका आपको इंडिया के अंदर ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पाए जाते हैं। मेजरली कौन कौन सी स्टेट्स में अरावलीज? सो मेजरली ये दिल्ली आपका, हरियाणा, एंड मोस्ट ऑफ इट इज इन एक्चुअली राजस्थान, एंड फाइनली टिल गुजरात। गुजरात में अहमदाबाद तक यू विल फाइंड एक्चुअली अरावली रेंजेस। दिल्ली रिज जो है पर्टिकुलर एरिया वहां से स्टार्ट होता है। हरियाणा, राजस्थान, सदर्न हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, ये इसके मेन 4 स्टेट है जहां से अरावलीज आपको मिलती है। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? व्हाट इज द हाईएस्ट पीक? तो हाईएस्ट पीक इज योर गुरु जी। गुरु शिखर जो माउंट आबू में है। माउंट आबू इज अ वेरी फेमस हिल स्टेशन ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान, जो उसके अंदर जो उसकी हाईएस्ट पीक है इट इज गुरु शिखर, जो अरावलीज की हाईएस्ट पीक है। एंड जियोलॉजिकली, हम एज पर सम जियोलॉजिकल सर्वे, आर्ग्यूएबली, वी आर नॉट श्योर बट आर्ग्यूएबली इट इज द ओल्डेस्ट जियोग्राफिकल फीचर, इज द ओल्डेस्ट जियोग्राफिकल फीचर ऑन अर्थ। इंडिया का ही नहीं, अर्थ का ये ओल्डेस्ट जियोग्राफिकल फीचर भी हो सकता है। किस टाइप के माउंटेन्स है? ये फोल्ड माउंटेन्स है। फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं? तो फोल्ड माउंटेन जैसे आपकी जो अर्थ है उसके नीचे अलग अलग प्लेट्स होती हैं। आपने सुना होगा इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। तो ये प्लेट्स क्या होती हैं? ये एकदम जैसे पानी के ऊपर तैरती है, ऐसे मेंटल के ऊपर तैरती रहती हैं आपकी लावा के ऊपर पे। और ये मूव होती रहती है, एक दूसरे से टकराती रहती है। तो ये वाली प्लेट है, मान लो अगर ऐसे कि ये इंडिया प्लेट है और ये आपकी यूरेशियन प्लेट है, तो ये इस तरफ मूव करिए, इस तरफ मूव करिए। और जब ये मूव करके भिड़ना स्टार्ट करती हैं तो ये ऐसे ऐसे रेज होनी स्टार्ट होती हैं, जिससे माउंटेन रेज होती है। और जो माउंटेन इस तरीके से फॉर्म होते हैं दो प्लेट्स के टकराने से, प्लेट्स ऐसे टकरा रही हैं और ऊपर आती जा रही है, आती जा रही है, तो इनको अपन बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। अरावलीज का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है टू स्टॉप डेजर्टिफिकेशन। तो अगर मैं यहाँ पे इंडिया का मैप बनाता हूँ तो यू नो यहाँ पे आपका थार डेजर्ट है। थार डेजर्ट एक्चुअल में जो मैंने ये आपको एक मून टाइप बना दिया है, एक्चुअल में जो ये मून टाइप आपको लाइंस दिख रही हैं, दीज आर एक्चुअली अरावली, अरावली रेंजेस हैं। और आप अगर यहाँ पे गौर करेंगे तो यहाँ पे जो डेजर्ट एरिया है इसका जो सैंड होता है, इसका जो सैंड होता है वो इस साइड में मूव नहीं करता है।
बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर आप डेजर्ट को स्टॉप नहीं करते हो, सहारा डेजर्ट के साथ भी ऐसे किया जाता है कि अगर आप डेजर्ट्स के मूवमेंट को स्टॉप नहीं करते हो तो एक्चुअल में नए नए एरिया को ऑक्यूपाई करते रहते हैं, और धीरे धीरे जो लैंड होती है वो फर्टाइल से नॉन फर्टाइल बनने लग जाती है. सो दैट्स व्हाई अरावली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्टॉपिंग द डेजर्टिफिकेशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द राजस्थान एक्सेट्रा ऑल्सो. इसके अलावा देर आर मैनी फेमस टाइगर रिजर्व एंड नेशनल रिजर्व, जिसमें सबसे फेमस है सरिस्का एंड योर. तो सरिस्का और रणथंभौर जो नेशनल पार्क हो चुके हैं आपके, दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस. इसके अलावा एक आपकी सुल्तानपुर, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, विच इज इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, बिल्कुल आपके गुड़गांव के बिल्कुल पास है, गुड़गांव झज्जर ये रीजन के पास में. आई नो दिस बिकॉज आई विजिटेड दिस प्लेस, एंड अर्लियर इट इज नॉट अर्लियर, अर्लियर इट वाज अ बर्ड पार्क, बेसिकली बर्ड बर्ड सेंचुरी था, और अब इसको एक नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया है. एंड इट्स अ, इसके अंदर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं. ब्यूटीफुल प्लेस टू गो एंड सी. सुल्तानपुर नेशनल पार्क है आपका हरियाणा के अंदर, जो भी एक्चुअली आपके अरावली रेंजेस में ही पड़ता है. मूव ऑन करते हैं ऑन द नेक्स्ट न्यूज अब आपके. तो वैजंती माला चिरंजीवी रिशीज पद्म विभूषण. सो अगेन आपके पद्म विभूषण प्राइजेस दिए गए. सो आई होप यू नो दिस कि पद्म विभूषण इज योर सेकंड हाईएस्ट. इट इज द सेकंड, सॉरी, इट इज द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. तो आई होप यू नो द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सबको पता होगा. सो आई वांट टू नो विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ इंडिया. यू हैव टू टेल मी विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ इंडिया. ये आपको अब बताना है मुझे. See, I am telling you Padma Vibhushan is your second highest civilian award, and I am asking you the highest gallantry award of India right now. तो अब अपन थोड़ा पद्म विभूषण के लिए बात करते हैं. So Padma Vibhushan, like many other Padma awards, is the second highest civilian award of India. और ये इस इंस्टीट्यूट कब हुआ था? सो जब जितने भी आप सिविलियन अवार्ड्स हैं आपके, भारत रत्न, पद्म विभूषण, योर पद्म भूषण, योर पद्म श्री, ऑल हैव बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन द सेम डेट ऑफ 20 ऑफ 2 जनवरी 1950. 2 जनवरी 1954 से हुआ है ये अवार्ड भी, एंड बाकी के भी आपके. और ये किस लिए मिलता है? इट इज गिवन फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश. अगर आपने कोई बहुत अच्छी सर्विस करी है कंट्री की, कंट्री मेंस की, तो आपको उसके लिए पद्म विभूषण मिलता है. और ये किसी भी फील्ड के अंदर मिल सकता है. देयर इज नो बार, बट देयर इज वन बार. सो देयर इज वन ग्रुप ऑफ सिटीजन विच आर नॉट एलिजिबल. और वो कौन होते हैं? गवर्नमेंट सर्वेंट्स. गवर्नमेंट सर्वेंट्स इंक्लूडिंग जो भारत की कंपनियां हैं, जो जो पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. तो रिमेंबर दिस, पब्लिक कंपनीज का मतलब होता है जिनके शेयर्स पब्लिक हैं. और जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं उनको अपन बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयूज. तो गवर्नमेंट सर्वेंट और पीएसयूज के एम्प्लॉइज आर नॉट एलिजिबल, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस अवार्ड. बट देयर इज नो बार ऑन सिटीजन एज वेल एज फॉरनर्स ऑल्सो. तो सिटीजन और फॉरनर्स को भी ये अवार्ड मिल सकता है. तो जस्ट लाइक इस बार इस बार जो आपको भारत में वो 5 लोगों को नॉमिनेट करा गया है, सिमिलरली पद्म विभूषण के अंदर भी 5 लोगों को नॉमिनेट करा हुआ है, वो पढ़ेंगे. बट एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ कि एक इसको डिसाइड कौन करता है. सो देयर इज एक्चुअली अ पद्मा अवार्ड कमिटी, जिसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं प्राइम मिनिस्टर. कॉन्स्टिट्यूटेड, रिमेंबर दिस, ही इज नॉट हेड और मेंबर ऑफ दिस कमिटी. ना तो वो हेड है ना पीएम है. पद्मा अवार्ड्स कमिटी को बनाया जाता है बाय द प्राइम मिनिस्टर. एंड यूजली इसके अंदर कोई भी मेंबर बन सकता है. यूजली जो प्रीवियस पद्मा अवार्डीज हैं वो उसके मेंबर्स होते हैं, मिनिस्टर्स उसके मेंबर्स हो सकते हैं, किसी जजेस को, किसी को भी इसके अंदर आप कमिटी के अंदर मेंबर बना सकते हो. इट इज ऑल अप टू द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, तो आप इसके अंदर है. तो जो फर्स्ट टाइम अवार्ड्स हुए थे उसके अंदर 6 लोगों को मिला था. सो आई एम नॉट टेलिंग यू द नेम, मेरे पास नाम है भी उनके, बट वो आपके काम की नहीं. फर्स्ट रिसिपिएंट्स जो थे 6 लोग थे जिनको मिला था. सत्येंद्र नाथ बोस, जाकिर हुसैन, नंदलाल बोस, जेडी वैंगचुक, वीके कृष्ण मेनन और बाला साहेब गंगाधर खेर. तो ये 6 लोग थे जिनको मिला था. आपको 6 लोगों के नाम जानने की जरूरत नहीं है. बट जो आपके 2024 के अंदर अवार्डीज हैं, तो 2024 में मिला है, 5 लोगों को मिला है. भारत में भी 5 को मिला है, पद्म विभूषण भी 5 को मिला है. आई एक्सपेक्ट कि आप एटलीस्ट पद्म विभूषण के विनर्स 5 जो है उनको याद कर लेंगे. सो इस बार 2 नाम तो आप यहीं पढ़ सकते हैं. वन इज योर वैजंती माला. वैजंती माला को मिला है एक अवार्ड आपका. एक अवार्ड आपको मिला है चिरंजीवी.
जंतीमाला, जंतीमाला एंड चिरंजीवी। के अलावा मिला है आपके वेंकैया नायडू। प्लीज इनको एक बार आप जरूर से लिख लीजिए, बिकॉज इस न्यूज के अंदर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। प्लीज ध्यान रखिएगा, प्लीज इन नेम्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। बिंदेश्वर पाठक को पॉस्ट्यूमसली मिला है। मंदेश्वर पाठक फाउंडर है सुलभ, सुलभ कॉम्प्लेक्सेस के, आपने सुलभ शौचालय सुने होंगे, तो ये एक्चुअल बिंदेश्वर पाठक का ही था, इन्होंने स्टार्ट किया था। एंड फाइनली फिफ्थ इज योर पद्मा सुब्रमण्यम। ये पांच लोग हैं जिसमें बिंदेश्वर पाठक को पॉस्ट्यूमसली यानी आफ्टर डेथ मिला। ओके, सो ये पांच लोग हैं। अब आप यहाँ देखेंगे, विजंती बाली कोनिडे चिरंजीवी, द लेट एम फातिमा बीवी, द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड मुंबई समाचार ओनर, होरमुसी एंड कामावर अमंग द एमिनेंट पर्सन गिवन द पद्मा अवार्ड्स। तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग वेरी केयरफुली, कि जो पद्मा अवार्ड्स मिले तो इन लोगों का ये नहीं बताया गया है कि ये पद्म विभूषण विनर्स हैं। रिमेंबर दिस, इनमें से जो नाम है इनमें से दो को ही आपका पद्म विभूषण मिला है, बाकी जो लोग हैं उनको पद्म भूषण मिला है एंड पद्म श्री मिला है। तो रिमेंबर दिस कि 2024 के अंदर पांच लोगों को ये अवार्ड मिल चुका है। विजंती माला, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक एंड और पद्म पद्मा सुब्रमण्यम, ये पांच लोग हैं जिनको इस साल के पद्म विभूषण मिला है। पद्म भूषण पद्म श्री आप याद ना करें, बिकॉज वो बहुत सारे लोगों को मिलता है, बट बिकॉज आपके जो भारत रत्न है और पद्म विभूषण है, ये चार पांच लोगों को ही मिलता है, इसलिए इट इज एक्सपेक्टेड कि आप उनके नाम से याद करेंगे, तो ये जरूरी भी है कि आप उन नामों को याद। अपन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। तो मैनी यूथ इन बिहार स्टिल पिकिंग अप द पीसेस आफ्टर एंटी अग्निमत प्रोटेस्ट। तो इस न्यूज से अपने को इतना लेना देना नहीं जितना अपना जरूरत है या अपनी रिक्वायर्ड है कि आप अग्निपथ स्कीम के फैक्ट्स को जानते रहिए। हम इसको पहले भी कई बार कवर कर चुके हैं, फिर भी एक और बार देख लेते हैं। तो अग्निपथ स्कीम है, ये आपकी इनिशिएट हुई थी, स्टार्टेड हुई थी इन द ईयर 2020। ईयर किसी स्कीम का आपको इनिशिएटिव ईयर पता होना चाहिए। अगर वो स्कीम का कोई लास्ट डेट भी है कि स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन डेट 2030 2040 समथिंग, तो आपको वो ईयर भी पता होना चाहिए। और अग्निपथ स्कीम 2020 में स्टार्ट हुई थी और ये साल में दो बार होती है। तो रिमेंबर दिस, इट इज हेल्ड ट्वाइस अ ईयर। ये क्वेश्चन में सिंपल आ सकता है कि वेदर इट इज हेल्ड एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और इन अदर वे, या दो साल में एक बार होती है, बाइनली होती है, कैसे भी होती है, ये हो सकती है, ट्वाइस अ ईयर होती है। इट्स अ स्कीम जस्ट लाइक द ट्यूर ऑफ ड्यूटी। तो ट्यूर ऑफ ड्यूटी जो सेम जैसे अग्निपथ स्कीम है, सेम जो यूएस के अंदर ट्यूर ऑफ ड्यूटी होता है, उसके सेम उसी की बेसिस पे आपका ये आपका अग्निपथ स्कीम भी है, ट्यूर ऑफ ड्यूटी स्कीम है यूएस का। ये किसके लिए होगा? रिमेंबर दिस, इट इज नॉट फॉर एवरीवन, हर पोस्ट के लिए नहीं। सो बिलो कमीशन ऑफिसर, तो जो सीओज होते हैं, कमीशन ऑफिसर होते हैं, उससे नीचे वाले रिक्रूटमेंट के लिए, और ये तीनों सर्विस के लिए, नॉट जस्ट फॉर आर्मी, इट इज फॉर आर्मी, नेवी एंड योर एयर फोर्स। तो रिमेंबर दिस, इट इज नॉट जस्ट फॉर योर आर्मी, इट इज फॉर आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स, ये तीनों के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इसके अंदर क्या मिलता है। सो इट इज बेसिकली 4 ईयर सर्विस, 4 ईयर्स ऑफ सर्विस। और इसके अंदर आपको 6 मंथ्स के लिए ट्रेनिंग दी जाती है एंड 3.5 ईयर्स के लिए आपका डिप्लॉयमेंट होता है, आपको कहीं पे एज अग्निवीर आप जाता है। ऑल्सो रिमेंबर दिस कि अग्निवीर बोला जाता है इन पर्सन को विच इज अ मिलिट्री रैंक। सबसे लोएस्ट रैंक हो गई होगी शायद इसके अंदर, बट इट इज ऑल्सो मिलिट्री रैंक। जैसे आपके ब्रिगेडियर होते हैं, लेफ्टिनेंट होते हैं, कर्नल होते हैं, तो नीचे आपके सिपाही सूबेदार होते हैं एंड हवलदार होते हैं। सिमिलरली अग्निवीर भी आपकी एक मिलिट्री रैंक हो जाएगी। एंड इसके अंदर क्या चीज है, मेन चीज इसके अंदर ये है कि सिर्फ 25%, तो अगर 100 लोग इसके अग्निवीर बनते हैं तो 100 में से सिर्फ 25 को ही फुल टाइम के लिए ही उसको कमीशन किया जाएगा। So only 25% are to be recruited after the end of 4 year period. 25% को ही करा जाएगा। एज ग्रुप क्या है जो अप्लाई कर सकता है? तो एज ग्रुप है इररेस्पेक्टिव ऑफ सेक्सेस, आप किसी भी सेक्स से बिलोंग करते हो, अगर आप 17.5 से 21 ईयर्स ओल्ड हैं तो हो जाएगा। कई लोगों को लगता है इट इज 2023। सो रिमेंबर दिस, जब ये स्कीम हुई थी तो एज अ वन टाइम उसके लिए जो एज लिमिट थी इट वाज 23 ईयर्स। तो सिर्फ 2022 के अंदर इट वाज 23। तो आप बस याद रखिए कि एज इज एक्चुअली फॉर 17.5 टू 21।
तो अगर 25% ही इसके अंदर रिक्रूट होंगे, आगे जाएंगे, तो बाकी 75% का आपको क्या होगा? तो बेसिकली उनका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, सो इट्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल स्कीम, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है 4 साल के लिए, कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा, एंड आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगी, आपको मिलेगा सेवानिधि पैकेज। तो सेवानिधि पैकेज मिलेगा जो 10.4 टेन 10,40,000 का आपको लमसम अमाउंट मिलेगा प्लस इंटरेस्ट, तो वो टोटल बन जाता है आपका 11.17 लाख रुपए, नॉट करोड़। सेवानिधि पैकेज ऑफ 11.71 एंड नो पेंशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस स्कीम से रिलेटेड। सो रिमेंबर ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स, एंड मोस्ट ऑफ द पॉइंट जो भी इसके क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं क्वेश्चंस में से बन के आ जाएगा। अग्निपथ स्कीम इज एन इंपॉर्टेंट स्कीम फॉर यू ऑल, बिकॉज ये बहुत बार आपकी न्यूज। तो मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, यूएस वांट सप्लाई वेपन्स टू इजराइल इफ इट लॉन्चेस अटैक ऑन राफा बाइडेन। सो इस वीक के अंदर ये अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं, सो आई एम जस्ट गिविंग यू इट एज एन अपडेट। और अपडेट सिंपल ये है कि जो इसराइल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलाई है यूएस, इसराइल को जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एलाई है यूएस, उसने मना कर दिया है अगर इसराइल राफा पे अगर राफा पे अटैक करता है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है स्टेटमेंट के अंदर कि इसराइल एक्चुअली राफा पे अटैक कर चुका है, 2 दिन से वो उसके ऊपर एयर फोर्सेस के थ्रू भी एंड आर्म फोर्सेस के थ्रू जो ग्राउंड ऑपरेशन से दोनों लॉन्च कर चुका है। तो ये फैक्ट एक्चुअल में सही भी नहीं है कि राफा पे अटैक करेगा तो यूएस उसको सप्लाई नहीं करेगा। हावेवर इनको डिप्लोमेसी करनी पड़ती है, इनको थोड़ा पब्लिक प्रेशर भी रहता है हर पॉलिटिशियन पर, हर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर आप पब्लिक को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हो, तो इस टाइप के स्टेटमेंट्स आते रहते हैं। बट फैक्ट द रियलिटी इज एक्चुअली कि इसराइल ने राफा पे अटैक कर चुका है। अब यहाँ पे वो यूएस क्या क्लेम कर रहा है कि यस अटैक तो कर दिया है, बट उस लेवल का नहीं है, या वो जो रेड लाइंस हमने ड्रॉ करी थी, जो रेड लाइंस होती थी, लक्ष्मण रेखा जो हमने बोला था वो क्रॉस नहीं करनी है, वो अभी तक इसराइल ने क्रॉस नहीं करी है। तो आप ये मान सकते हैं कि अभी इसको देखते हैं किस तरीके से होता है। बट अभी यूएस ने क्या बोला है कि अगर आप राफा पे फुल फुल लोडेड अटैक कर दोगे और सिविलियंस की बहुत डेथ हो जाएगी, तो यूएस जो वेपन्स है इसराइल को वो सप्लाई नहीं करेगा अगर ये राफा पे अटैक कर देता है। सो लेट्स सी कि अब इसको आगे क्या होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट के ऊपर पे। तो अनदर वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज आई है आपके लिए यहाँ पे। अदर न्यूज इज रिगार्डिंग, सॉरी, न्यूज इज रिगार्डिंग फ्लर्ट। तो फ्लर्टिंग कैसे करते हैं कई लोग, वो नहीं करना है। सिमिलरली कोविड 19 के अंदर भी फ्लर्ट करके एक नया वेरिएंट है। सो कुछ फैक्ट्स अपन कोविड 19 के लिए भी समझ लेते हैं। तो पहले तो ये समझिए कि ये बार बार वेरिएंट्स क्यों आ रहे हैं। तो आपने फ्लू सुना होगा कि आपका सीजनल फ्लू होता है जिसको दिस इज शॉर्ट फॉर इन्फ्लुएंजा। अब क्या है कि हर किसी पर्सन के पास फ्लू वायरस का कभी ना कभी उसका कांटेक्ट हुआ है, तो उसकी बॉडी नोज या उसका इम्यून सिस्टम नोज हाउ टू फाइट विद द फ्लू वायरस। हावेवर अगर उसका कुछ वेरिएंट चेंज होके आ रहा है तो आप थोड़े टाइम के लिए बीमार तो होंगे। हर साल इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है या इन्फ्लुएंजा जो होता है उसकी नई वैक्सीन आती है। सो यस, आपको जो कॉमन कोल्ड होता है, कई बार आपको सर्दी में जुकाम लगती है, हर सर्दी में आप एक्चुअल में इन्फ्लुएंजा या फ्लू का वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो आप मानिए कि आपको एटलीस्ट फॉर 1.5 ईयर्स आपको उस वायरस से जो भी जुकाम कॉमन कोल्ड होता है वो होना बंद हो जाए। तो सिमिलरली कोविड 19 के अंदर भी, जो फॉर एग्जाम्पल इफ यू रिमेम्बर कि 2019 के अंदर आप सबने वो चीज ऑब्जर्व करी होगी कि देयर वर मेनी डेथ्स, बट अब डेथ्स होना बंद हो चुकी हैं और सीवियर केसेस ऑफ इलनेसेस वो भी बहुत कम हो चुके हैं। वो केसेस में नहीं हो रहे कि जब आपको मेंटल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट। एंड उसका मेन रीजन यही है कि जो कोविड 19 वेरिएंट है वो इवॉल्व तो हो रहा है, बट हमारी बॉडी ने भी उनसे फाइट करना सीख लिया है। एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है, एक नाम आप सुनोगे, हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? अगर या तो एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन लग जाए, या फिर मेजॉरिटी पॉपुलेशन को एक बार कुछ वायरस से कैसे भी कांटेक्ट हो जाए, वो वैक्सीनेशन से भी हो सकता है या ट्रांसमिशन से भी हो सकता है कि आपको वायरस ही लग गया। अगर वो अराउंड एक लिमिट से ऊपर 70-80% पॉपुलेशन में फैल चुका होता है तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, विच मीन्स कि उसके बाद उसको फैलने के लिए और स्कोप नहीं होता, उसको इवॉल्व होने के लिए उतना स्कोप नहीं होता। हावेवर कोविड 19 भी एक जिद्दी वायरस है और ये थोड़ा थोड़ा इवॉल्व होता रहता है। इसलिए आप सुनते रहते थे कि इसके नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, लाइक अल्फा बीटा गामा ओमिक्रॉन, आप सबने सुना होगा। तो कोविड 19 के बारे में कुछ फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं भूलने पॉइंट्स को। इट्स अ कंटेजियस डिजीज। कंटेजियस मीन्स इट कैन स्प्रेड फ्रॉम पीपल टू पीपल। जो एनवायरमेंट है उसके अंदर ये हो सकता है। तो एयर टू एयर इसका होता है, और ड्रॉपलेट्स के थ्रू, वाटर ड्रॉपलेट्स एक्सेट्रा के थ्रू भी
ये एक जगह से दूसरी जगह फैल सकता है। इसका ऑफिशियली इसको क्या बोलते हो आप? सार्स कोविड 2। एंड सार्स का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। सो जितने भी आपके इस टाइप के वायरस होते हैं जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को अटैक करते हैं, वो सारे के सारे सार्स वायरस ही होते हैं। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, तो जितने भी जहां पर भी आपको सांस की प्रॉब्लम हो रही होगी, सारे के सारे उसी से कैटेगराइज होते हैं। एंड सीओवी 2 स्टैंड फॉर कोरोना वायरस 2। इससे पहले कोरोना वायरस 1 भी था ये, और अब ये है कोरोना वायरस 2। तो सार्स कोव 2 था ये। इसका फर्स्ट केस कहाँ मिला था? फर्स्ट केस मिला था इसका वुहान चाइना के अंदर। इसलिए इसको शुरुआत में वुहान वायरस और चाइना वायरस भी बोलना स्टार्ट कर दिया। अब इसके कितने सारे वेरिएंट्स आए? तो बहुत सारे वेरिएंट्स आए हुए हैं। और इनका जो वेरिएंट्स का नेमिंग है, इट इज ऑन द ग्रीक लेटर्स। जो ग्रीक के लेटर्स होते हैं उसके बेसिस पे हैं। सो जो सबसे पहले आया था दैट वाज नोन एज अल्फा, उसके बाद बीटा, फिर गामा, एंड फिर बीच के मुझे पता नहीं कहाँ गए। सॉरी, अल्फा बीटा, नॉट गामा बट डेल्टा। डेल्टा आया था। डेल्टा के बाद बीच के मुझे पता नहीं, फिर आया ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन बहुत आगे जाके आता है, वो की साउंड की तरह होता है। तो इसके अंदर ये बहुत सारे वेरिएंट्स आए थे जो थोड़े थोड़े चेंजेस से थोड़ा सा ट्वीक था उसके स्ट्रक्चर के अंदर, के बेसिस पे वो डिफरेंट वेरिएंट काउंट होता है। सो यू रिमेम्बर, शुड नो दिस, कि जो डेल्टा वायरस है या डेल्टा वेरिएंट था, वो इंडिया के अंदर फाइंड हुआ था। तो रिमेंबर दिस कि जो डेल्टा वेरिएंट है वो इंडिया के अंदर हुआ था। इसके बाद वैक्सीनेशन पे आते हैं। सो आई होप सबने इस वैक्सीन का नाम सुना होगा, कोविशील्ड। तो एक्चुअल में जो फर्स्ट वैक्सीन आई थी आपकी कोविड 19 के अगेंस्ट, इट वाज द ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका। ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका वैक्सीन, या फिर जिसको आप इंडिया के अंदर कोविशील्ड ब्रांड नेम से आप बाय कर रहे थे। जो कोविशील्ड ब्रांड नेम की जो आपकी वैक्सीन थी, इट इज द ऑक्सफोर्ड एक्स्ट्राजेनेका वैक्सीन। एंड इसके अलावा जो दूसरी वैक्सीन आपको पता होनी चाहिए, जो इंडिजिनसली इंडिया के अंदर इंडिजिनसली प्रोड्यूस बनाई गई, दैट वाज अ कोवैक्सीन बाय भारत टेक। भारत बायोटेक की ये वैक्सीन है। कंपनी का नाम भी आप पता कर सकते हैं, भारत बायोकॉन। कोवैक्सीन थी। एंड कोविशील्ड इज ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट। कोविशील्ड थी सीरम इंस्टीट्यूट की, एंड जो कोवैक्सीन थी वो थी भारत बायोकॉन। अब आई होप आपने अगर ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए। एक तो मैं आपको फ्लड समझाता हूँ। फ्लड मतलब ये वाला वायरस, बाकी फ्लड मुझे भी नहीं समझ में आता। तो फ्लड क्या है? तो एक्चुअल में जो टर्म्स होते हैं, FLRT जो आप देखते हैं कैपिटल के अंदर, ये एक्चुअल में इनकी टेक्निकल नेम्स होते हैं म्यूटेशन के। तो म्यूटेशन जो होते हैं, तो जैसे आप ये दिख रहे हैं यहाँ पे, दीज आर स्पाइक प्रोटीन्स। और इन स्पाइक प्रोटीन्स के अंदर कोई नया स्पाइक प्रोटीन ऐड होता है, तो उसको अपन टेक्निकली कुछ लेटर का नंबर दे देते हैं। सो जो इसके अंदर एफ है लेटर, एल है लेटर, आर है लेटर, और टी है लेटर, ये डिफरेंट म्यूटेशंस के नाम है, ये डिफरेंट म्यूटेशन के नाम है। और बिकॉज एक ही के अंदर इस टाइप से आया है, इसलिए फ्लड बोल दिया गया है उसको। तो आई होप आप इसको या तो पॉज करके एक बार राइट डाउन कर लेना पॉइंट्स को, इसके बाद मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। तो फ्लड वाले को अपन समझ लेते हैं। तो न्यू वेरिएंट क्या है एक्चुअल में? तो नए वेरिएंट्स आए हैं, उनके एक्चुअल में नाम है KP2 एंड योर KP1.1। और ये दोनों, इन दोनों को अपन बोलते हैं फ्लड वेरिएंट्स। ये हैं आपके फ्लड वेरिएंट्स। ओरिजिनल नेम्स आर KP2 एंड KP1.1, KP1.1। और ये ओमिक्रॉन के ही डिसेंडेंट्स हैं। यानी कि उसी से ही ये निकल के आए हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट है ओमिक्रॉन। में भी डिफरेंट टाइप थे। JN.1 था जो उसका एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेरिएंट था, और उसी की नेक्स्ट लाइन में आए हैं KP2 और KP1.1। के अलावा एक इंपॉर्टेंट न्यूज क्या आई है कि इसके केसेस US, UK, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया के अंदर रीच हो रहे हैं, या उसमें नंबर इंक्रीज। ओके। एंड फाइनली, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो वेरिएंट्स, अगर आपको इन कोविड वेरिएंट से फुल सेफ्टी चाहिए, सो आपको रेगुलर वैक्सीनेशन चाहिए। आंसर इज योर रेगुलर वैक्सीनेशन। तो इस, अगर आर्टिकल को आप रीड करना चाहें तो आप रीड करके ये पाएंगे कि जो डॉक्टर्स इंडिया के अंदर, दे आर नॉट वेरी मच वरीड, बिकॉज यहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है। एंड दे आर ऑफ द व्यू कि जो आपकी वैक्सीनेशन आज से 3-4 साल पहले आई थी, वो भी इफेक्टिव है एटलीस्ट, कि वो आपकी डेथ या सीवियर इलनेस कॉज नहीं करेगा। तो आप बीमार हो सकते हैं छोटे पीरियड के लिए, बट उससे आपको डेथ या सीरियस इलनेस नहीं होगी, विच मीन्स इवन दोज वैक्सीनेशन आर। और अगर आप रेगुलरली वैक्सीनेटेड होंगे, सो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये एक एक दिन के बुखार में चेंज होके ही पुट अप हो जाएगा।
इससे हमें एक नॉलेज या एक लर्निंग क्या मिल रही है कि अगर आपको किसी वायरस से सेव करना है अपने आप को, सो यू एक्चुअली रिक्वायर रेगुलर वैक्सीनेशन। इट इज नॉट लाइक कि अगर आपका पैंडेमिक खत्म हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वैक्सीनेशन की अब रिक्वायरमेंट। ओके, सो मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट मालदीव इंडिया मीट अमीट मुइजू चिल फ्लैग्स रेसिप्रोसिटी। तो अभी अभी मालदीव और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, जिसके अंदर मुइजू ने रेसिप्रोसिटी के बारे में भी बात करी गई है। तो आई होप यू नो, इंडिया और मालदीव के बीच में बहुत टाइम से एक प्रॉब्लम चल रही है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इंडिया मालदीव में जो, वैसे तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, बट एक दो पॉइंट्स जो डायरेक्टली क्वेश्चन बनाते हैं। तो एक, जो चैनल या जो वाटरवेज या बीच में जो वाटर का एरिया है, तो इंडियन स्टेट को और मालदीव यानी इंडिया के अंदर भी लक्षद्वीप के बहुत पास है। तो लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में पड़ता है 8 डिग्री चैनल। यानी कि अगर क्वेश्चन आए कि विच डिग्री चैनल डिवाइड्स इंडिया एंड मालदीव, 7, 8, 9, 10, तो रिमेंबर इट इज 8 डिग्री चैनल। एंड वन क्वेश्चन यू हैव टू टेल मी कि 10 डिग्री चैनल जो है वो कौन से दो आइलैंड ग्रुप्स को सेपरेट करता है प्लीज। कई बार स्पेलिंग गलत लिख देता हूँ मैं जल्दी में। चैनल की स्पेलिंग मुझे आती है। 10 डिग्री चैनल जो है ये कौन दो आइलैंड ग्रुप्स को डिवाइड करता है? ठीक है, सो इंडिया मालदीव को डिवाइड करता है आपका 8 डिग्री चैनल बिटवीन इंडिया एंड मालदीव। सॉरी, यहाँ भी मैंने चैनल। के अलावा एक ऑपरेशन कैक्टस आपको पता होना चाहिए। सो जो मालदीव है इसके अंदर जो गवर्नमेंट, इट्स अ वेरी स्मॉल आइलैंड नेशन, बहुत कम पॉपुलेशन है, इसकी आर्मी मिलिट्री भी है। ऑपरेशन कैक्टस इंडिया ने लॉन्च करा था जब 1988 के अंदर। वहां के प्रेसिडेंट ने हमसे रिक्वेस्ट करी थी बिकॉज वहां पे मिलिट्री कू होने वाली। मिलिट्री कू ही होता है, इसका साइलेंट होता है, तो मिलिट्री कू बोलते हैं बेसिकली। इसके मिलिट्री कू का मतलब क्या होता है कि जो मिलिट्री है वो सिविलियन लीडरशिप को रिप्लेस करना चाहती है। जैसे अपन पाकिस्तान में सुनते हैं ना कि पाकिस्तान की सेना ही रूल करती है, आईएसआई रूल करती है एक्चुअली। अपन डार्क स्टेट भी बोलते हैं जो पीछे से रूल कर रही है। ओके, सो 1988 के अंदर मिलिट्री कू होने वाली थी, तो इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन कैक्टस लॉन्च करके, अपने इंडियन नेवी ने एक्चुअली, टू बी एग्जैक्टली आर्म फोर्सेस कह लीजिए आप, उन्होंने ऑपरेशन कैक्टस लॉन्च करके उस मिलिट्री कू को रुकवाया था। इसके अलावा 2014 के अंदर माले के अंदर, माले इज द कैपिटल ऑफ योर मालदीव। 2014 माले के अंदर आपकी वाटर शॉर्टेज हो चुकी थी, वाटर शॉर्टेज क्राइसिस। तो वहां पर भी इंडिया ने वाटर सप्लाई करके बॉटल्स, बॉटल की बॉटल्स वहां पे इंडिया ने भेजी थी। वजह से भी माले इक्वल टू गो अक्रॉस। अब अपन आज की बात करते हैं, तो इंडिया मालदीव की रोड स्टार्ट कब हुई थी? सो 2023 के अंदर, 2023 लास्ट ईयर मालदीव के अंदर इलेक्शन थे। मालदीव के अंदर इलेक्शन थे, और उसके अंदर जो दो मेजर कैंडिडेट्स थे, एक तो थे मोहम्मद मुइजू, और दूसरे साइड पे उस टाइम के प्रेसिडेंट और इब्राहिम सोली। इब्राहिम सोली, इन दोनों की जो पॉलिटिकल पार्टीज और उनके जो बाकी के एलाइट्स थे, उन्होंने इलेक्शन फाइट करे। सो इब्राहिम सोली जो एक प्रो इंडियन माने जाते थे, उन्होंने उनकी पॉलिसी या उनका एक इंडिया को लेके था इंडिया फर्स्ट कैंपेन। उन्होंने करा इंडिया फर्स्ट कैंपेन, और यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट कर दिया इसके अगेंस्ट में इंडिया आउट। तो इंडिया आउट कैंपेन इज बेसिकली कि जो वहां पे आपके मिलिट्री पर्सनल रिस्पॉन्सिबल हैं या प्रेजेंट हैं, मिलिट्री के जो लोग आपके मालदीव में हैं, सारे पर्सनल्स वुड बी रिमूव फ्रॉम दैट स्टेट। मिलिट्री पर्सनल वुड बी रिमूव। इंडिया आउट कैंपेन, और इब्राहिम सोली ने इंडिया फर्स्ट। बट हाउएवर, एज अ बैड लक टू इंडिया, वहां पे क्या हुआ, जो मोहम्मद मुइज हुए हैं, ही वॉज एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट। was able to form the government by getting a majority. So उन्होंने जो ऐसा प्रॉमिस किया था इंडिया आउट कैंपेन, उन्होंने फाइनली मार्च 15 की लास्ट दी थी कि मार्च 15 तक जितने भी मिलिट्री पर्सनल इंडिया के अंदर में हैं उन सबको होना चाहिए। एंड इंडिया ने फाइनली अराउंड मई 10 टू मई 15 के अंदर जितने भी मिलिट्री पर्सन इंडिया के मालदीव के अंदर स्टेशन थे, वहां पे प्रेजेंट थे, दे हैव मूव्ड आउट। तो इसके अलावा आपका जनवरी के अंदर में एक और कंट्रोवर्सी हुई थी, व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड लक्षद्वीप। तो इसको आप लक्षद्वीप कंट्रोवर्सी भी समझ सकते हैं। लक्षद्वीप कंट्रोवर्सी, तो वहां क्या हुआ था, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वेंट देयर एंड ही वाज देयर टू प्रमोट टूरिज्म आल्सो, सो उनके कुछ वीडियोस आए। सो उसके अगेंस्ट क्या हुआ, मालदीव के जो ऑफिशियल लोग हैं, कोई मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, एक्सेट्रा है, मालदीव की पब्लिक ने भी बहुत ही रेसिस्ट टाइप कमेंट्स कर दिए। एंड दे वर आल्सो अगेंस्ट द आइडिया दैट लक्षद्वीप इज बेटर देन और इज इक्वल।
तो दे सेड कि लक्षद्वीप और इंडिया कैन नेवर बी कंपेयर टू मालदीव्स, इट्स ब्यूटी, इट्स पीपल एक्सेट्रा। तो इस वजह से कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो गई थी, तो वो भी एक आपका आपका एक प्रॉब्लम था, एक इशू बन गया वहां पे। इसके अलावा मिलिट्री पर्सनल तो आपका इशू चल ही रहा था। उसके अलावा मोहम्मद मोइजू जब व्हेन ही बिकेम प्रेसिडेंट, तो यूजुअली मालदीव्स में चाहे आपकी पार्टी आपके फेवर के कोई प्रेसिडेंट बन जाए या कोई अपोजिशन का बन जाए, वो इंडिया के अगेंस्ट में भी अपना उसने इलेक्शन फाइट करा हो, इट वाज अ काइंड ऑफ अ कस्टम ओनली कि मालदीव का प्रेसिडेंट सबसे पहले इंडिया को विजिट करता था। हाउएवर मोहित मोइजू ही फर्स्ट विजिटेड द कंट्री ऑफ टर्की एंड देन ही वेंट टू चाइना फर्स्ट। पहले ये टर्की गए एंड देन ही वेंट टू चाइना, तो यूजुअली इससे पहले कभी नहीं हुआ। विच शोज की जो ये वाले प्रेसिडेंट है ही इज प्रो चाइना, तो ही इज अ प्रो चाइना प्रेसिडेंट। इंडिया सेकंड, इंडिया फर्स्ट नहीं, इंडिया सेकंड, चाइना फर्स्ट हो गया है यहाँ पे। और फाइनली अपन मई 2024 में, बिकॉज वी आर ऑल्सो अ डेमोक्रेटिक नेशन, हम किसी के ऊपर फोर्स नहीं करते, तो हमने भी जितनी भी हमारी फोर्सेस थी उनको विड्रॉ कर लिया फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। तो दिस इज द करंट अपडेट, आप इस न्यूज हेडलाइन को भी पढ़ सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज थी। अब लास्ट आपकी नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, विच इज द लास्ट न्यूज फॉर टुडे फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। So ED has opposed interim bail to Kejriwal, tells Supreme Court campaigning not even a legal right. So rather than factuals में जाने में, इस न्यूज के अंदर हमें ये समझना पड़ेगा कि ईडी ने जो कोर्ट के अंदर क्या आर्गुमेंट दिया है, उन्होंने बोला है जो कैंपेनिंग होती है, कैंपेन जो करता है कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई कैंडिडेट, वो किसी पर्सन का लीगल राइट नहीं। यानी कि क्वेश्चन आपका बन गया, जो कैंपेनिंग है, इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इज इट अ फंडामेंटल राइट, और इज इट अ लीगल राइट या स्टैट्यूटरी राइट। ये क्वेश्चन अभी क्या डिसाइड होता है, वी डोंट नो अभी। रिमेंबर दिस, हमें नहीं पता कि कैंपेनिंग एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट या लीगल राइट डिक्लेयर करता है। तो यू हैव टू वेट फॉर द न्यूज हेडलाइंस इस चीज को जानने के लिए। बट हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं, और ईडी ने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए कोर्ट के अंदर, उससे हम ज्यादा बेटर समझ पाएंगे कि किस तरीके से आप इनको राइट्स को कैलकुलेट करते हो या इनको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो। तो ईडी ने क्वेश्चन करा है कि जो अगर केजरीवाल को अलाउ कर देंगे कैंपेनिंग के लिए, तो देयर वुड बी ब्रीच ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 है जो इक्वालिटी बिफोर लॉ या इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी की बात करता है आर्टिकल 14 के अंदर। और ये क्या कहता है कि सिंपली कहता है कि लॉ इज इक्वल फॉर एवरी, लॉ सबके लिए बराबर है, कोई भी इसके अंदर अलग नहीं है। सो कोई केजरीवाल हो या कोई मोदी हो, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी है, वो भी सेम है, लॉ इज इक्वल फॉर एवरी वन। सो देयर कैन नॉट बी टू लॉज, या टू लॉज नहीं हो सकते, ना टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। इंटरप्रिटेशन भी डिफरेंट नहीं होंगे इन दोनों के, कि ऑर्डिनरी पीपल के लिए तो अलग टाइप का लॉ है और बाकी लोगों के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए अलग टाइप का लॉ। ठीक है। अब ईडी ने क्या बोला है यहाँ पे, इन्होंने बोला है कि देयर इज नो राइट टू, तो रिमेंबर दिस क्लास, अगर मैं ये ऐसे लिख रहा हूँ ईडी ने क्या बोला है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सब समझिए कि इन्होंने बोला है कि देयर इज नो राइट टू कैंपेन, की ऐसा नहीं है कि हर कोई पर्सन जो पॉलिटिशियन वो ये क्लेम करे कि मेरा राइट टू कैंपेन है। और इसके लिए इन्होंने प्रीवियस जजमेंट के बारे में बात करी है। सो उससे भी अपन थोड़ा आइडिया लगाएंगे कि लॉ को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। एज पर प्रीवियस जजमेंट, आप इन्होंने क्या क्लेम करा कि जो कंटेस्ट भी कर रहा है, इवन अ कंटेस्टिंग कैंडिडेट, कि यहाँ पे ये सिर्फ कैंपेनिंग कर रहे हैं। अगर कोई कैंडिडेट इलेक्शंस कंटेंट भी कर रहा है और वो जुडिशियल कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी में है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रीवियस केसेस के अंदर उसको भी बेल नहीं दी। बेल नॉट गिवन, बेल इज नॉट अ राइट इन दिस केस। इसके अलावा इन्होंने क्या क्लेम करा है कि सुप्रीम कोर्ट की पर्टिकुलर जजमेंट की बात करी है, अनुकूल प्रधान, प्रधान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 का केस है। एंड इसके अंदर क्या बोला गया है कि जो राइट टू वोट है, वो तक भी, राइट टू वोट है वो भी जुडिशियल कस्टडी में नहीं होता है। यहाँ पे क्या बोला है, नो राइट टू वोट, नो राइट टू वोट इन जुडिशियल कस्टडी। तो यहाँ पे ईडी क्या क्लेम कर रहा है कि अगर किसी पर्सन को राइट टू वोट भी नहीं मिलता है, किसी पर्सन जो कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शंस में उसको भी राइट नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ कैंपेनिंग के लिए आप किसी पॉलिटिशियंस को कैसे कर सकते हो। क्या बेसिकली क्लेम कर रहे हैं कि आप कोई भी स्पेशल कैटेगरी ना क्रिएट करें, नो स्पेशल कैटेगरी, कैटेगरी फॉर पॉलिटिशियन, फॉर पॉलिटिशियंस। एंड इनका आर्ग्यूमेंट इज नॉट अ वीक आर्ग्यूमेंट, इनका आर्ग्यूमेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग।
बिकॉज अगर कैंपेनिंग के लिए बात करेंगे तो हर कोई पर्सन जो इलेक्शन फाइट करता है वो ये क्लेम कर सकता है कि सर मेरा कैंपेनिंग का टाइम आ चुका है, मैं स्टार कैंपेनर हूँ, मैं मेन कैंपेनर हूँ मेरी पार्टी का, तो मैं प्लीज आप अलाउ करिए कि आप मुझे बेल प्रोवाइड करें। उस केस के अंदर जो पॉलिटिशियन जो भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसा हुआ है, वो एक्चुअल में सेंटर, स्टेट, पंचायत, हर टाइप के इलेक्शंस को फाइट करने लग जाएगा। और वो हर टाइम, बिकॉज इलेक्शन साले हर साल चलते रहते हैं, सालों साल चलते रहते हैं, तो हर पर्सन ये कह सकता है, हर पॉलिटिशियन ये क्लेम कर पाएगा कि बिकॉज मैं इस इलेक्शन में फाइट कर रहा हूँ और आपने इस पर्टिकुलर केस के अंदर एक पॉलिटिशियन को बेल दी थी, और अगर आप बेल नहीं दोगे तो शायद मैं इलेक्शन हार जाऊंगा और डेमोक्रेसी को हार हो जाएगा, तो इसलिए आप मुझे भी बेल दीजिए। तो यहाँ पे ईडी ने क्या क्या क्लेम करा कि बिकॉज मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में बहुत सारे पॉलिटिशियंस जेल के अंदर हैं प्रेजेंटली, प्रेजेंट पॉलिटिशियन जेल के अंदर हैं, और सब अगर इंटरिम बेल पे बाहर आ जाएंगे, सो एक्चुअल में आप एक स्पेशल कैटेगरी क्रिएट कर दोगे फॉर पॉलिटिशियंस। एंड बेसिकली बेल क्यों नहीं दी जाती है, तो बेल ऐसे केसेस के अंदर इसलिए नहीं दी जाती है बिकॉज वो पॉलिटिशियन है, बिकॉज उसके पास पॉलिटिकल क्लाउड है, उसके पास पॉलिटिकल प्रेशर है, पावर है, तो वो जाके जो विटनेसेस होते हैं या एविडेंसेस हो सकते हैं उनको चेंज कर सकता है, इसलिए यूजुअली इन केसेस के अंदर प्रोवाइड करती है और ईडी ने भी इस तरह से क्वेश्चन। तो ये तो है इस केस का बैकग्राउंड, और अब हम वेट करेंगे इस जजमेंट का, इस पर्टिकुलर जजमेंट का, जिसके अंदर वी विल हैव अ बेटर आइडिया कि क्या कैंपेनिंग को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना जाए, फंडामेंटल राइट माना जाए या लीगल राइट माना जाए। तो क्लास, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सो आज के न्यूज हेडलाइंस में इतना ही है। सो आई होप यू हैड अ रियली गुड सेशन। So whenever we will meet again, we will try to discuss new topics from that same newspaper as well as Indian Express. और अगर आपके कोई भी डाउट्स है, कोई फीडबैक्स हैं, please provide those feedbacks or doubts in the comment section. Okay, class. Thank you and have a very nice day from my side.